तो हम लोग बंध के आधार पर ठोसों के प्रकार की बात कर रहे थे। और इसमें से पहला जो है वो है आणविक ठोस। तो हम आणविक ठोस की बात करेंगे। तो इस प्रकार के ठोसों में क्या होता है ना, सामान्यतः इसमें क्या होते हैं, अणु या वह इसमें उत्कृष्ट गैसें आ सकती है। ठीक है, में कौन कौन आ सकता है, जिनोन, क्रिप्टोन, रेडोन। ठीक है, ये गैसेज आ सकती है। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उत्कृष्ट गैस जो है वो तो गैस है, फिर वे ये कैसे मतलब सॉलिड में कैसे आ सकती है। तो बेसिकली क्या होते हैं ना, इस प्रकार के जो ठोस में लो टेम्परेचर पर ये ठोस में परिवर्तित होती हैं। और वे किस प्रकार के ठोस में परिवर्तित हो जाती हैं, आणविक ठोस में। उसी प्रकार से ये जो अब हम देखेंगे इसके अंदर कि आणविक ठोस भी तीन तरीके के होते हैं। आणविक ठोस भी तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, और जो दूसरा होता है वो होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, और जो तीसरा होता है वो होता है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो इसमें तीन तरीके की कैटेगरी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अध्रुवीय आणविक ठोस की बात करते हैं। सबसे पहले कि आणविक ठोस में जो बल प्रेजेंट होंगे अणुओं के बीच में, वे किस तरीके के बल होते हैं। वे होते हैं बहुत ही वीक जो बल होते हैं वे होंगे, जैसे कि आप मान सकते हो वॉन्डरवॉल बल हो गया, द्विध्रुव अन्योन क्रियाओं से जो बंध बनते हैं वे हो गए इसके अंदर। तो मतलब ये बंध जो होते हैं वे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इतने प्रबल नहीं होते हैं। तो आणविक ठोस में इस तरीके हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आणविक ठोस में, ये जो हमने देखा अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार के आणविक ठोस में अणु जो होते हैं वे क्या होते हैं, वे होते हैं अध्रुवीय। जैसे अध्रुवीय अणु कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, N2, O2। ये सब क्या होती है, ये सब जो होते हैं अणु वे रूम टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं कमरे के ताप पर ये सब जो हैं वे गैस में एग्जिस्ट करते हैं। किसमें, गैस में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर को कम कर दें, क्या कर दें, टेम्परेचर को जैसे हम कम करते हैं तो हम इन्हें किस में परिवर्तित कर सकते हैं, हम इन्हें ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे H2 को मैंने लो टेम्परेचर किया तो बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल ऐसे एक दूसरे के पास आने लगेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा ना, एक जो फोर्स काम करेगा वो किस तरीके का होगा, वो एक तरीके का होगा लंदन बल, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। लंदन बल जो कि एक प्रकार के ये परिक्षेपण बल भी जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये उस प्रकार के बल इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से इनर्ट गैसेस ले लीजिए, जैसे जिनोन, रेडोन, इनको भी मतलब जैसे टेम्परेचर हम कम करते हैं तो ये क्या, तो ये आणविक ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये किस प्रकार के आणविक ठोस होते हैं, ये होते हैं अध्रुवी। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि किस प्रकार के ये मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। अब दूसरी बात हम यहाँ पे ये करेंगे, सबसे पहली चीज आप ये याद रखना, इनके अंदर क्या होते हैं, दुर्बल लंदन बल या बंद बोल सकते हो आप, और वह या परिक्षेपण बल। ठीक है, तो लंदन बल या फिर परिक्षेपण बल। ठीक है, ये बल है। ठीक है, और ये तो होगी पहली चीज। और दूसरी चीज जो है
वो है कि ये जो होते हैं ये होते हैं विद्युत के कुचालक, ठीक है, क्योंकि ना तो इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना इसमें आयन प्रेजेंट है जिसकी वजह से इनमें विद्युत का चालन हो सके, ठीक है। तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये ठोस अवस्था में भी कुचालक होते हैं, तो ये इनकी द्रव्य गैस में भी एक कुचालक होते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका अगर हम गलनांक और क्वथनांक की अगर हम बात करें, गलनांक व क्वथनांक की अगर हम बात करें तो वे इतने ज्यादा नहीं होते, मतलब आप मान सकते हो इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, लो होता है, ठीक है। और ये प्रकृति में ये मतलब इनकी जो प्रकृति होती है वे मुलायम ठोस होते हैं, एक तरीके से क्या होते हैं, मुलायम ठोस, मुलायम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अध्रुवीय में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये आपका अध्रुवीय आणविक ठोस यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा बात करेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस की। दूसरा जो हमारा आणविक ठोस का प्रकार था वो है ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल, ये जो आणविक ठोस है, ये HCl, SO2 इसके एग्जाम्पल इस प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर चार्ज का सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा। चार्ज सेपरेशन मतलब कि जैसे इनके बीच में, जैसे ये एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर है और यहाँ पर है HCl का एटम, ये दोनों ने मिलकर बना लिया बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी विद्युत ऋणता में डिफरेंस है, ठीक है। विद्युत ऋणता में अंतर होने की वजह से क्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है 3.5 के समथिंग, ठीक है। हाइड्रोजन की लगभग अप्रोक्स 1 के समथिंग कुछ होती है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। उसकी वजह से यहाँ क्या होगा, यहाँ पर इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा इनको। तो यहाँ पे इनका इस तरफ, इस डायरेक्शन में आपको ये देखने को ज्यादा मिलेंगे, इस तरीके से जैसे ये बॉन्ड है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ ज्यादा देखने को मिले क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। उसकी वजह से क्या होगा कि क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, इसकी इधर की तरफ कमी हो गई। इसने बॉन्ड के पूरे इलेक्ट्रॉन इधर नहीं किए, ये पार्शियली इसने अपनी ओर आकर्षित किए हैं। उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरीके से इस ये जो चीज आप देख सकते हो चार्ज सेपरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, जिसको म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्रिएट हो गया इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल में जिनमें कि पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है, इधर दूसरी तरफ Cl- और दूसरा मॉलिक्यूल होगा, तो ये इस तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल इधर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फोर्स काम करेगा, अब इसको हम बोलेंगे द्विध्रुव अन्योन क्रिया द्वारा ये दोनों जो एटम के वो क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो किस चीज से, देखिए एग्जांपल आप समझिए कि ये HCl है, यहाँ पर HCl है, ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, इस तरीके से मॉलिक्यूल बना हुआ है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये जो अन्योन क्रिया हो रही है इन दोनों के बीच में, इसको हम बोलेंगे द्विध्रुव अन्योन क्रिया द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पर बंध बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये इस प्रकार के बल काम करे जिससे ये बंध बना है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं जैसे HCl हो गई, SO2 हो गई, ये भी अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे देखोगे तो ये भी क्या होती हैं, गैस फॉर्म में होता है। जैसे ही हम इसका लो टेम्परेचर कर देंगे, ताप को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, कम ताप पर, तो ये ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। और इनमें ये फोर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। ये ठोस भी
विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि इस प्रकार के जो ठोस हैं जैसे कि HCl या SO2, ये क्या करते हैं, जैसे अगर आप इसको जल 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 जो होता है, मतलब पानी जो होता है, वो एक तरीके का हम बोलते हैं इसको कि ये ध्रुवीय विलायक होता है। ठीक है। और आपने ये पढ़ा होगा कि जो ध्रुवीय, अब जो HCl है वो भी एक तरीके का ध्रुवीय ठोस है। ठीक है। तो अगर हम इसे ध्रुवीय विलायक में मिलाएंगे तो ये क्या कर जाएगा, ये इसमें घुल जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ध्रुवीय 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 सॉल्यूट जो होते हैं, ध्रुवीय विलेय जो होते हैं, विलायक, ध्रुवीय विलायक और ध्रुवीय विलेय जो होते हैं वे क्या करते हैं, आपस में मिक्स हो सकते हैं, जबकि अध्रुवीय अध्रुवीय में मिक्स हो सकता है। ठीक है। तो जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो ध्रुवीय ध्रुवीय अच्छे से अच्छा विलयन हमें मिलता है देखने को, और जबकि अध्रुवीय अध्रुवीय का विलयन हमें देखने को मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। लेकिन ये द्रव अवस्था में फिर भी इनमें चालकता देखने को हमें मिल जाती है। उसका रीजन ये है कि जैसे हमें ध्रुवीय विलायक में मिल जाते हैं तो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, मतलब। ठीक है। तो यहाँ पे द्रव अवस्था में चालकता में देखने को मिल सकती है, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। अब जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। देखिए, आपने हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है। हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ में जब बंध बनाती है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि ये हाइड्रोजन भी इन्हीं एटम से अटैच होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से मान लो कि एक एटम है जिससे इस तरीके से मैंने वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो यहाँ पे जो दूसरी हाइड्रोजन है ये भी ऑक्सीजन से अटैच है, इस तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त आणविक जो ठोस होते हैं, तो हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम बोल सकते हो, जिनकी विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है, उससे अटैच होती है, तो ऐसी हाइड्रोजन जो होती है वो हाइड्रोजन बंध बना सकती है। ठीक है। तो ये जो इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बंध होता है, तो अब क्या होगा, ये क्या होंगे, इन्हें हम बोलेंगे हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। जिस तरीके से हम बोल सकते हैं जैसे बर्फ होती है। ठीक है। बर्फ भी ले सकते हो आप इसका एग्जाम्पल। ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये भी विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है। विद्युत के कुचालक होते हैं ये। तो यहाँ पे हमने बात की आणविक ठोस की, जो कि हमने देखा कि आणविक ठोस क्या थे, 3 प्रकार के ठोस थे। एक तो थे अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा था ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा हमने देखा हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। ठीक है। तो अब हम दूसरा देखेंगे, आयनिक ठोस। आखिर आयनिक ठोस क्या होते हैं। आयनिक ठोस में आयन होते हैं। ठीक है। आयन से मतलब क्या हो गया, जैसे Na+Cl-, इन दोनों के बीच में क्या है, स्थिर वैद्युतिकी बल से ये क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और ये एक तरीके का क्या है, प्रबल बल है बहुत। ठीक है। तो ठोस अवस्था में
ये जो आयनिक ठोस होते हैं वे क्या करते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको पानी के अंदर डालेंगे, ठीक है, पानी के अंदर जैसे हम इसे डालते हैं, या फिर बोल सकते हो आप ये अपनी गलित अवस्था में ये विद्युत का चालक होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फिर से मुक्त आयन हमें मिल जाते हैं Na+ और ये Cl-, और ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। दूसरी चीज कि इनके बीच में प्रबल स्थिर वैद्युतिकी बल होने की वजह से ये आयन जो होते हैं, ये आयनिक ठोस जो होते हैं, वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। और इनका जो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड में कौन से सॉलिड्स आएंगे, जिनमें स्थिर वैद्युतिकी बल द्वारा जो बंधे होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या करता है, एक जो ये होगा सोडियम, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्लोरीन को। ठीक है, इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, Na+ फॉर्म में होगा और Cl- फॉर्म में होगा, और ये आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, आयनिक ठोस बना लेते हैं। ठीक है, अब तीसरा हम बात करेंगे धात्विक ठोस की। तीसरा है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में धातुएं आती हैं। धातुएं क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन इजीली, आसानी से मुक्त कर सकती हैं। ठीक है, कौन कौन सी आ गई, जिनमें आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, इस तरीके की और भी धातुएं आ सकती हैं। इनमें क्या होता है ना, इन धातुओं में जैसे हमने Fe लिया, क्या लिया हमने, आयरन लिया, या हमने कॉपर ले लिया, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने सारे होंगे ना, कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये ठोस अवस्था में भी विद्युत का क्या कर सकते हैं, ये चालन कर सकते हैं। ये ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन कर सकते हैं, और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल के अंदर, पूरे ठोस के अंदर घूमते रहते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। और चौथा जो है हमारा वो है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। देखिए, आपने पहले पढ़ा होगा कि सहसंयोजक बंध कैसे बनता है। ये बेसिकली अधातुओं के बीच में बनता है। अधातु होती हैं इसके अंदर, जैसे मैं कोई भी धातु ले रही हूँ, कार्बन, ठीक है, अधातु ले रही हूँ कार्बन, तो कार्बन क्या होगा ना, कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा दूसरे कार्बन के साथ, और यहाँ पे क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये जो इसने भी इलेक्ट्रॉन का साझा किया और इसने भी इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो इस प्रकार से बनने वाला जो बंध होगा वो क्या होगा, सहसंयोजक बंध। ठीक है, और इस प्रकार से ये क्या करते हैं ना, जैसे अब कार्बन है, कार्बन क्या कर सकता है कि चार बॉन्ड बना सकता है ये, तो इस तरीके से ये जुड़ जाएगा दूसरे कार्बन से, ये फिर इस तरीके से 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है इस वक्त ये कार्बन। फिर उसी प्रकार क्या होगा, ये कार्बन जो है वो 4 से जुड़ सकता है, फिर इस तरीके से ये पूरी की पूरी क्या बना लेते हैं, एक पूरा जाल बना लेते हैं कार्बन्स का। तो इसलिए इनको नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे हो सकता है आपका हीरा, ग्रेफाइट हो सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है, तो इस प्रकार से सहसंयोजक बंध से सारे के सारे जुड़े होते हैं। ये बहुत कठोर होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये है कि इसमें ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, मुलायम होता है।
हीरा जो होता है वो कठोर होता है, विद्युत का क्या होता है, ये कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। तो इसका एक ही अपवाद है एक तरीके से, ग्रेफाइट। ठीक है, तो सहसंयोजक ठोस में क्या होगा, सहसंयोजक बंद होंगे, ये अधातुओं के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये इनका इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। और ये क्या होते हैं, वही है कि इनमें क्या होगा कि विद्युत के तो कुचालक होंगे, लेकिन जो ग्रेफाइट होगा इसके अंदर वो सुचालक होगा, मुलायम होता है, वैसे ये कठोर होते हैं। ठीक है, इनमें ग्रेफाइट जो होता है वो मुलायम होता है, तो ग्रेफाइट के लिए ये दो चीजें एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आज हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि बंध की प्रकृति के आधार पर ठोस, 4 प्रकार के ठोस हमने पढ़े, एक आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। यहाँ तक हमने ठोसों के प्रकार पढ़ लिए हैं 2 तरीके से, एक तो उनमें उपस्थित अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, ठीक है, व्यवस्था में उपस्थित क्रम के आधार पर, दूसरा हमने बंध के आधार पर पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ठोसों की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कि किस प्रकार से उसमें एटम प्रेजेंट हैं ये देखेंगे। और ये बेसिकली हम किस में देखेंगे, ये हम देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस, जिसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इनमें क्या होता है, अवयवी कणों का जो व्यवस्था का क्रम है वे क्या है, एकदम अरेंज, जो फिक्स मतलब निश्चित है इसके अंदर त्रिवियम में। तो अब क्या होगा ना कि हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो अवयवी कण, जो परमाणु हैं या आयन हैं, ठीक है, ये किस तरीके से इस क्रिस्टलीय ठोस में कहाँ कहाँ व्यवस्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे आपको कल्पना बहुत करनी पड़ेगी कि मतलब जैसे आपको मतलब इस तरीके से कि जैसे आपको एक बॉक्स इमेजिन करना है, एक क्यूब, ये घन है, ये इमेजिन करना है, आपको देखना है कि इसके अंदर एटम्स इस तरीके से प्रेजेंट हैं। वो सब चीज़ें आपको अब आगे पढ़नी हैं कि भाई यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे Cl- है, इस तरीके से आपको पूरा क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अब आगे पढ़ना है। उसके आधार पर क्रिस्टल जारक, यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है कि सबसे छोटी इकाई जो होती है क्रिस्टल की, जिसे हम बोलते हैं यूनिट, इकाई कोशिका। ठीक है, इकाई कोशिका है, इस इकाई कोशिका से हम पूरे क्रिस्टल में इसका अरेंजमेंट किस तरीके से, ये सब हम आगे अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये टॉपिक जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि बिना समझे आप कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, तो आपको इसके अंदर कल्पना करनी होगी एटम्स किस तरीके से प्रेजेंट है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे।